चलिए। तो आज का जो ट्राइडेंट है हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक है फर्टिलाइजर्स के अंदर कैटेगरी यूरिया। यूरिया इसलिए इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि नैनो यूरिया डिस्कवर किया है हमारे इफ्को ने। और वर्ल्ड में पहली बार इस तरह का कुछ ऐसा डिस्कवर किया गया है जिसकी पोटेंशियल्स और एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। तो कंपैरिजन करेंगे गोल्ड यूरिया में, यूरिया क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रेशो क्या रहता है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास में ये है हमारा कंटेक्स्ट। इफ्को ने नैनो यूरिया जो है डिस्कवर किया है। अब वो नैनो यूरिया क्या है पहले देखते हैं यूरिया के बारे में। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ यूरिया। याद रहेगा, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट हमको क्या करना पड़ता है इसमें से, इंपोर्ट करना पड़ता है। नाउ गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रही है कि हमारा जो यूरिया का कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हो जाए क्योंकि इससे सॉइल हेल्थ भी काफी खराब होती है। बट यूरिया जो है हमारी कंट्री में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। नाउ 82% ऑफ द इंडिजिनस फर्टिलाइजर दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, यूरिया या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। करीबन 82% जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूरिया क्यों इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? एक, बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज्ड है। दूसरा, बाकी फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में थोड़ा चीपर है, इसीलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। और इस कारण से होता है इम्बैलेंस फर्टिलाइजेशन। इम्बैलेंस फर्टिलाइजेशन से सॉइल हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। नाउ टू प्रमोट द बैलेंस फर्टिलाइजेशन हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए, जैसे नीम कोटिंग ऑफ यूरिया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेसिकली अभी जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें से आप देखोगे कि एनबीएस रिजीम भी 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, विच एम्स फॉर व्हाट, कि हम दूसरे जो फर्टिलाइजर हैं उनको भी एनकरेज करें और न्यूट्रिएंट्स जो है उसको फोकस करते हुए, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको फोकस करते हुए हम अपने जो क्रॉप्स हैं उसको हम फर्टिलाइज करें। एनबीएस के बाद में ये सिलसिला चलता रहा और अभी भी जो कंडीशन है वो ये है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इंपोर्ट का बिल हमारा अच्छा खासा आ रहा है। डोमेस्टिकली हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। और इस वक्त सब्सिडी का जो बर्डन है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का कारण बन चुका है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एनपीके रेशो के बारे में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इस वक्त हमारा जो एनपीके रेशो है, रीसेंट डेटा कहता है एनपीके रेशो है हमारा 7.7:3.1:1। इसका मतलब साफ दिख रहा है जो एक्सेसिव यूज है वो यूरिया का, यहाँ पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का देख सकते हैं। और बहुत कम मात्रा में फॉस्फोरस और पोटेशियम यूज हो रहा है। ऑफ कोर्स एनपीके रेशो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, चाहे वो सॉइल की प्रोफाइल हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, या फिर कौन सी क्रॉप में फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए हमारे पास में अलग अलग टाइप का कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। आइडियल एनपीके रेशो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन टू कंडीशन डिफर करेगा। बट क्रॉप्स के लिए आइडियल रेशो क्या है? 4:2:1। समझ गए? COPS याद रहेगा कॉप्स के लिए 4:1। हाँ जी। फेवरेट्स के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये फेवरेट्स ही तो है आपके। इन फेवरेट्स के लिए एनपी का रेशो क्या है? 2:1:2। कॉटन के लिए क्या है आपके पास में? कॉटन के लिए है 3:1। और टी, कॉफी और रबर, रूट कैनाल थेरेपी हुई है किसी की? आरसीटी नाम सुना है? नहीं हुई है, कोई बात नहीं, आरसीटी से याद रखो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट थेरेपी जो भी है। ठीक है, 1:1:1। तो टी, कॉफी, रबर के लिए 1:1:1 याद रहेगा। कॉप्स, फेवरेट्स एंड
अरे RCT बस कॉटन का हमको अलग से याद करना है, बाकी सब हमको लर्न हो चुका है। अलग से कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको तरीके से पढ़ लो। अब आते हैं कंपैरिजन चार्ट की तरफ। नैनो यूरिया जिसके बारे में इतना बवाल है, लेकिन नैनो यूरिया उसके पहले क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने साइज को कर दिया है छोटा, लेकिन सरफेस एरिया करता है उससे ज्यादा कवर। लिक्विड फॉर्म में आता है नैनो यूरिया और उससे ज्यादा एफिशिएंट है, प्लस बायो अवेलेबल है एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। एफिशिएंसी भी जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कन्वेंशनल यूरिया के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि नैनो यूरिया अगर हम यूज करते हैं तो कन्वेंशनल यूरिया हमको कितना यूज करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 50% जो है इसकी कन्वेंशनल यूरिया की जो यूज है वो कम हो जाएगी। किसने डिस्कवर किया है या किसने इन्वेंट किया है? शेल लाइफ है हमारे पास में 1 ईयर। ये देखो, नाइट्रोजन कंटेंट की बात की जाए तो नैनो यूरिया में फॉर्म है इसका लिक्विड। यहां साइज है 1 मिलीमीटर एक ग्रैनुअल का, और यहां है 20 to 50 नैनोमीटर, 10⁻⁹। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेशो है ध्यान में रखा जाए कि सबसे लीस्ट हमारे पास में साइज की में अवेलेबल है। रेट्स में आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना रिलेटिवली चीपर ही है। एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी काफी हाई है एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट इज वेरी लो। इन सब में सबसे हाईएस्ट शेल लाइफ किसकी है? नैनो यूरिया की। आपको यूरिया गोल्ड के बारे में भी पढ़ना है। नाउ टीजर, आज के लिए आपका टीजर। नैनो यूरिया हमने पढ़ लिया, आपको यूरिया गोल्ड पता करना है डेफिनेशन के साथ में। यूरिया गोल्ड क्या होता है? यहां फॉर्म तो आप देख ही रहे हो, नैनो यूरिया और लिक्विड यूरिया, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये लिक्विड है, ये ग्रैन्युअल फॉर्म में है। लेकिन यूरिया गोल्ड होता क्या है? ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर एनपीके रेशियोज यूरिया। नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू अस्पार्टेम। अस्पार्टेम शायद आपने नाम सुना हो। WHO ने रिसेंटली जो है इसको पॉसिबली बोला है कि ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है। एस्पार्टेम क्या है? एस्पार्टेम एक नॉन सैकराइड आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि 200 टाइम्स मोर स्वीट है किससे? सुक्रोज से, जो कि बेवरेजेस में और अलग जगह पे यूज किया जा रहा है। लेकिन एस्पार्टेम जो है वो दो अमीनो एसिड से बनता है। एक का नाम है एस्पार्टिक और दूसरे का नाम है फिनाइल लैनानाइन। ठीक है, नाउ दीज aspartames when digested also produces a small amount of methanol। आपको मीथेनॉल के बारे में पता होगा कि मीथेनॉल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है और कई जगह पे मीथेनॉल को यूज किया जाता है। अब क्यों बोला जा रहा है कि स्पार्टेम एक कार्सोजेनिक है? अभी हालांकि इसमें रिसर्च जारी है और कहीं ना कहीं अभी भी स्पार्टेम यूज हो रहा है, लिमिटेड क्वांटिटी में अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन पॉसिबली कार्सोजेनिक बोला था इसको। यहाँ पे एक डिजीज का नाम आएगा, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल केटो यूरिया, आई एम सॉरी, फिनाइल कीटो यूरिया। ठीक है, अब इसको PKU बोलते हैं कि ये रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड मतलब समझ गए, जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पे पेशेंट के पास में एक एंजाइम नहीं होता है विच इज नीडेड टू ब्रेक डाउन व्हाट दिस। याद आया? क्योंकि एस्पार्टिन किससे बना है? दो टाइप के अमीनो एसिड से। नाउ इंडिया अलाउज टू यूज द artificial sweetener known as aspartame, and more than 100 countries in the world allows to do so। चैलेंज क्यों आया? चैलेंज इसलिए आया था क्योंकि ये अभी यहाँ पे पॉसिबली कार्सिनोजेनिक बोला गया, बट अभी भी फूड एडिटिव्स में एक रीजनेबल क्वांटिटी में हम इसको डालते जा रहे हैं। नाउ दिस
एक्सपर्ट कमेटी बनी है जो इस बारे में विचार कर रही है कि अब एक्सपार्टेम के लिए थोड़ा सा रिसर्च कर लिया जाए, तो हम इसको कितना और आगे प्रमोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको आज का जो कौन सा टॉपिक करना है, यूरिया गोल्ड, यूरिया गोल्ड के बारे में पढ़ो और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे कि यूरिया गोल्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।